स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज उतरने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं के और फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं प्यारे बच्चे 2025 में, और 19 फरवरी को जो प्यारे बच्चे आप लोगों का परीक्षा होने वाला है, वो परीक्षा जो आप लोगों का होने वाला है यानी कि SIL हिंदी यानी कि नॉन हिंदी का होने वाला है। तो प्यारे बच्चे, आज भी बताना जितने भी स्टूडेंट नॉन हिंदी वाले हैं, यानी कि चाहे तो आपका फर्स्ट सेटिंग में पड़ेगा 19 फरवरी को तो 105 सेट 106 सेट कोड होगा, अगर आप सेकंड सेटिंग में पड़ेगा 206 सेट कोड होगा। बिल्कुल 19 फरवरी का 100% मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जितना आपको आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव बताएंगे ना, बिल्कुल हूबहू यही गारंटी मैं आपको देता हूं कि यही वाला पूछे जाएंगे। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव करवाना है तो पूरा का पूरा कर लीजिएगा प्यारे बच्चे। उससे पहले आपको बता दें, वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा प्यारे बच्चे। देखिए, आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, तो आज की वीडियो में सब्जेक्टिव हम करवाएंगे आपको इंपॉर्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कि ईद के दिन आमीना उदास क्यों थी। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि 100% ये वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपको तो ईद के दिन आमीना उदास क्यों थी। ईद के दिन आमीना इसीलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक पहुंच जाएगा। दूसरा कि ईद कहता हामिद गेमिंग या खिलौना के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों। तो इसीलिए क्योंकि गेमिंग और खिलौना टूट फूट जा सकता है, लेकिन चिमटा ना कभी टूटता है ना फूटेगा। यह दीदी को कहते यह दादी को काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय अंगुलियां नहीं जलेगी। यह बहुत उपयोगी है। सब चीज़ों से हामिद को चिमटा ही पसंद आया। बिल्कुल सही बात है। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या कि हामिद ने चिमटों को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। हामिद चिमटों को बंदूक, फकीरों की चिमटे, मंजीरे और खिलौने को जान निकालने वाले हथियार के रूप में उपयोग की बात की है। देखिए, इस चैप्टर से जितना भी बता रहा हूँ बिल्कुल 100% ये वाला रहेगा पेपर। ठीक है, पेपर में आपका देखिए, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। बिल्कुल सही बात है। देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या कि ये 5 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आया, इसका वर्णन करें। विचार आया या विचार प्रकट हुआ। देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि आपको यहाँ पे हम यहाँ पे विचार आया लिखे हैं क्वेश्चन में, आपको विचार प्रकट हुआ भी पूछेगा ना, तो बिल्कुल आपको यही सभी का आंसर देना है। ठीक है, विचार आया उसी का प्रकट हुआ। ठीक है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा। खिलौना सभी अच्छे हैं, किसे लें। कहता हरेक का दाम 2 पैसे है, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। जब वह कहता आपरण की दुकान पर जाती है तो चिमटा ही उसे लगता है कि दादी के पास चिमटे नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां जल जाती है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास होगा तो अगर दादी लेकर दादी के पास जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे होगा जाऊंगा लिखना है, तो जाऊंगा तो दादी बहुत खुश होगी। उनके उंगलियां अब कभी नहीं रहेंगी। खिलौने बनने से पैसे खराब हो जाएंगे। ठीक है, कभी नहीं जलेंगे। हाँ होगा जलेंगे। ठीक है, जलेंगे होगा बिल्कुल। देखिए, आप उसका देखिए उसका कहता है बालगुइन कबीर दास को क्या मानते थे, इसका क्या कारण है। उत्तर आपको कि बालगुइन कबीर भगत साधु थे, कमर में एक लंगोटी मात्र पहनते थे और सिर में कबीरपंथी की कनपटी टोपी पहनते थे। बालगुइन भगत कबीर की तरह गृहस्थ वैरागी थे। वे बाहरी क्रियाकलाप और सामाजिक आडंबर को नहीं मानते थे। वे बाहर से गृहस्थ और मन से सन्यासी थे। देखिए, इन पाठ के आधार पर बालगुइन भगत के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो बालगुइन भगत गृहस्थ होते हुए भी सच्चा साधु थे। उन्हें कंठ में मधुर स्वर था। उनका व्यवहार सबके प्रति सुखद था। उन्होंने ईश्वर में गहरा विश्वास था और रोग शोक माया मोह से ऊपर थे। बिल्कुल
देखिए कहता है पुत्र वधू द्वारा पुत्र की कहता है मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भक्त के व्यक्तित्व की कहता है निर्मलता का परिचय है। इसका व्यक्तित्व राग मोह से ऊपर था। वह कहता आसक्त रहित गृहस्थ संन्यास थे। बिल्कुल। चलिए उसके बाद आपको पतहू बालगुइन भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी। बेटे के मृत्यु के बाद बालगुइन भगत को पतहू के सिवा देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह जानती थी कि मैं चली जाऊंगी तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में उनके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन के चुल्लू पानी देगा। इसीलिए पतहू बालगुइन भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। बिल्कुल। देखिए बालगुइन भगत कौन है। बालगुइन भगत मंझोली कद के गोरे चीरे आदमी और कहते गृहस्थ होते हुए भी सच्चा साधु थे। बालगुइन भगत कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे और वे हर वर्ष 30 कोस पैदल यात्रा कर गंगा स्नान करने के लिए कहते संत समाज में उनकी गहरी आस्था थी। बिल्कुल। चलिए उसके बाद आपको कहता है हुंडरू का झरना कैसे बना। तो हुंडरू का झरना नदी या यह खिलौना है। ये नदी का स्वर्ण रेखा जिसके उद्गम स्थान 50 मील आगे हुंडरू का झरना नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती वहां पानी के कई धाराएं हो जाती है और उन्हें जब सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे कहता गिरती तब झरना बनती। यही हुंडरू का झरना है। बिल्कुल। चलिए उसके बाद आपको अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हुंडरू के संबंध में कौन सी कहता है किंवदंती प्रचलित है। किंवदंती यह है कि इस हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों एक प्रपात देखा जो इसे कई गुना बड़ा है, परंतु वह जाने का रास्ता इतना बिहर घनघोर और भयंकर है, जंगल में उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। बिल्कुल। देखिए लेखक ने झरने से कहीं ज्यादा खूबसूरत झरने से आगे का दृश्य क्यों बताया है। झरने से ज्यादा खूबसूरत होता है इस झरने के आगे की घाटी का दृश्य। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती है, वह थर्मामीटर में पतला पारा सा दिखता है। उनके आगे पहाड़ मानो नदी को ललकार रहा है। यह प्रकृति वैभव कितना अवर्णनीय है। बिल्कुल। देखिए जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग। इस कथन की व्याख्या की हुंडरू का झरना जितना कहता मनोरम उसका मार्ग भी उतना ही दर्शनीय है। कहीं सुंदर मैदान दिखते हैं, कहीं भीषण जंगल दिखते हैं और कहीं पहाड़ और झाड़ियां। जैसा कहता मनोरम झरना वैसा उसका कहता मनोरम मार्ग। बिल्कुल। चलिए उसके बाद आपको अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गोपियां कृष्ण की मुरली क्यों चुरा लेती है। बातचीत के लोभ से गोपियों कृष्ण की मुरली चुरा लेती है। कवि ने नर की तुलना नल के जल से क्यों की है। नर का मान और नल का जल नीचे की ओर ज्यादा तीव्रता से बहते हैं, दोनों निम्न मार्ग से ज्यादा गतिशील होते हैं। बिल्कुल। देखिए आपको क्या कहता है दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। उसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है। दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिलती है। कपूर हींग मिलाने पर भी हींग में सुगंध नहीं आते हैं। राधा की इस सुंदरता का प्रभाव कृष्ण पर कैसे पड़ता। राधा की सुंदरता को देखकर कृष्ण का मन हरा हो उठता है। जैसे पीले रंग जब काले रंग के ऊपर पड़ता है तो वह हरा हो जाता है। राधा गोरी और कृष्ण काले और राधा के कहता है लवणीय को देखकर कृष्ण कहता आनंदित हो उठते हैं। बिल्कुल। देखिए आपको क्या कहता है केवल बड़ाई पाकर कोई आदमी बड़ा नहीं होता है। इसके समर्थन में बिहारी ने क्या उदाहरण दिया है। केवल बड़ाई पाकर कोई आदमी बड़ा नहीं होता। इसके समर्थन में बिहारी ने धतूरे के पत्ते का उदाहरण दिया है। कवियों ने तो धतूरे का तुलना सोना से कर दिया है, परंतु धतूरे के पत्ते से गहने नहीं गढ़े जा सकते हैं। बिल्कुल। बिहारी ने बाहरी अंडम्बार को क्यों बेकार कहा है और भगवान कैसे मिलते हैं। बिहारी लाल के अनुसार माला जपना
देखिए बिहारी लाल के अनुसार माला जपना, रामनामा ओढ़ना, तिलक बिहारी अंडमान, इसके कोई काम पूरा नहीं होता है। ईश्वर तो सच्चे हृदय में निवास करते हैं, अतः ईश्वर को पाने के लिए बाहर नहीं भीतर ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। देखिए आपका सिरचन के सौगात को किसने खोला, वह कैसा था। सिरचन के सौगात को लेखक ने खोला। सिरचन को सौगात कहता अद्भुत था। ऐसी कारीगरी, ऐसी कहता बारीकी, रंगीन सतुलियाँ के फंदे का ऐसा काम जिसे लेखक ने पहली बार देखा था। बिल्कुल। रेलगाड़ी पर बैठी मानू को सिरचन ने अपनी और कौन सी सौगात दी है। रेलगाड़ी की खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने एक बोझा उतारा है। सिरचन ने कहा है कि मेरी और सब चीज है दीदी, शीतल पाटी चीक और एक जोड़ी आसानी कूस की है। बिल्कुल। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे, देखिए क्वेश्चन है, तो उत्तर है कि गांव के किसान सिरचन को बेकार ही नहीं बेकार समझते थे। सिरचन खेत पर ढेर से और धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचता था। बिल्कुल। सिरचन को लोग चटोर क्यों समझते थे। सिरचन को स्वादिष्ट भोजन और चटपटे व्यंजन का कहता प्रेमी, उसे काम के बदले बढ़िया भोजन चाहिए। तली भगारी हुई सब्जी, दही कड़ी, कहता मलाईदार दूध, घी की दाहरी, उसे बहुत प्रिय स्वादिष्ट भोजन देखते हैं। वे काम के लिए दौड़ पड़ता था, इसीलिए लोग सिरचन को चटोर कहते थे। बिल्कुल। देखिए इस कहानी का नाम ठेस क्यों है, तो ठेस कहानी कारीगर सिरचन के चरित्र पर आधारित है। सिरचन एक प्रसिद्ध हस्त कारीगर, उनकी बनिया गई चीजों से बड़ी मांग होती है। सिरचन एक कारीगरी के साथ साथ स्वाभिमानी कलाकार भी है। इस कहानी में मंजली भाभी के कहता है व्यंग्य बाण और कहता है तिरस्कार से उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, इसी कारण उसका नाम ठेस पड़ा है। बिल्कुल सही बात है। इतना ही क्वेश्चन था प्यारे बच्चे सब्जेक्टिव में, जो कि आपको पूरा का पूरा 19 फरवरी को पूछे जाएंगे। उससे पहले बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। और आपको बता दो कि अगर आप भी चाहते हैं कि टॉपर्स नोट आपको भी लेना है प्यारे बच्चे, टॉपर्स नोट, ठीक है, तो आपको टॉपर्स नोट लेने के लिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। नंबर नोट कर लीजिए 9905032120। तो प्यारे बच्चे आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।